चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ ध्यान से सुनिएगा, रेडियो एक्टिविटी का। तो रेडियो एक्टिविटी एटॉमिक फेनोमेना है या न्यूक्लियर फेनोमेना है? नाम ही है न्यूक्लियस, कौन सा फेनोमेना रहेगा? न्यूक्लियर फेनोमेना। तो पहला पॉइंट लिख लिया जाए। ये सिर्फ बोलने के लिए, लिखने के लिए लिख रहे हैं या इसको फिल भी करना है? ये न्यूक्लियर फेनोमेना है, राइट? न्यूक्लियर से रिलेटेड बात होगा। लिखिए, रेडियो एक्टिविटी is a nuclear phenomena. Radioactivity is a nuclear phenomena, comma, it is a result of some kind of internal instability of radioactive nucleus. It is a result of some kind of internal instability of radioactive nucleus, possibly due to higher value of Z, possibly due to higher value of Z। एक और पॉइंट लिखिए, बोलिए स्टूडेंट। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कौन कौन सा पार्टिकल का इमिशन कर सकता है? जो भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रहेगा वो कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज। अब बीटा पार्टिकल में दो टाइप का, अगर सिर्फ बीटा पार्टिकल बोलते हैं, कुछ चीज़ होता है ना कि माइंड में बैठा रहता है, कैथोड का मतलब निगेटिव, माइंड में बैठा हुआ है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। इलेक्ट्रोकेमिकल्स में कैथोड पॉजिटिव हो जाता है, राइट? तो वैसे ही बीटा पार्टिकल का मतलब जनरली हम लोग के माइंड में बैठा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन, राइट? बट भाई क्या सारे इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आएगा, कहाँ से? न्यूक्लियर फेनोमेना है ना। और आप खुद ही बोले, पहला ही लाइन लिख के फंस गए हैं कि रेडियो एक्टिविटी कौन सा फेनोमेना? न्यूक्लियर फेनोमेना। और वो इस न्यूक्लियर फेनोमेना के वजह से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा फोटोन, गामा रेज आउट होगा, राइट? तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल कहाँ से? तो बीटा पार्टिकल तो न्यूक्लियस ही आउट होगा, अल्फा पार्टिकल कहाँ से आउट होगा? न्यूक्लियस की वजह से ही, चाहे जो जिस भी प्रोसेस की वजह से, राइट? तो ऑल बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल भी दो पार्ट का रहेगा, दो टाइप का। कौन कौन सा? वेरी गुड, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस, करेक्ट। तो बीटा माइनस और बीटा प्लस, इन दोनों को हम लोग एंटी पार्टिकल भी बोलते हैं। कौन सा? तो एंटी पार्टिकल का कैरेक्टर ये होता है, कभी कुछ कहानियाँ भी सुनिए। तो एंटी पार्टिकल कैरेक्टर होता है कि जब वो आपस में मिलेगा तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा और कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कन्वर्टेड इनटू व्हाट? जैसे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो दोनों। देखिए, सुबह ही आपके फ्रेंड को समझाए थे, क्या ना है, पीजी वाले बच्चे इतना पास होकर इतना आलसी हो गए। हालांकि नहीं बोलना चाहिए ये सब बात एज ए टीचर मुझे, बट आ जाना चाहिए ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब टॉपिक से क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा, कम से कम डिस्टेंस फैक्टर रहेगा। तो ये लोग कितना दूर दूर से आ गए हैं क्लास करने के लिए। इसके बाद का टॉपिक भी तो आज इंपॉर्टेंट ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा है। एनीवे, मतलब थोड़ा आलस करना है, बट इतना नहीं करना है कि करियर ही ख़त्म हो जाए। आ जाना चाहिए। हम लोग भी तो यहाँ से 12 बजे 1 बजे गया हूँ, 1 घंटा रेस्ट करके दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों आपस में मिलेगा और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी में तो एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है, राइट?
नेक्स्ट है कि तो बीटा पार्टिकल कित हो गया 2, तो अल्फा पार्टिकल बीटा प्लस बीटा माइनस। लेकिन अगर बीटा प्लस और बीटा माइनस स्पेसिफाई करके मेंशन नहीं किया हूँ तो जनरली बीटा पार्टिकल का मतलब हम लोग निगेटिव पार्टिकल ही मानेंगे, ई माइनस, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अब इसका मतलब हम लोग को कितना टाइप का डीके पढ़ना है। तो रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में एक तो नाम दिया गया है अल्फ़ा डीके, करेक्ट। दूसरा नाम दिया गया है बीटा माइनस डीके, फिर बीटा प्लस डीके, और एक और नाम क्या है, चलिए गामा डीके भी बोल देते हैं। एक और क्या है, के कैप्चर, के कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो एक्चुअल में अरे इस पर जो मैंने बोला ना के कैप्चर, तो जनरली हम जिससे ज़्यादा फैमिलियर नहीं रहते हैं क्वेश्चन उसी से आ जाता है। तो इस टाइप का हम लोग को फिनोमेना देखना है, ठीक है। तो एक प्लान लिख लिया जाए, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लीजिएगा, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल में ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 टाइप का, कौन कौन सा, बीटा माइनस एंड बीटा प्लस एंड गामा रेज। एक और पॉइंट बनाइए, कितने टाइप का डीके, देखिए इन रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, अरे स्टूडेंट गामा में डीके नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल देते हैं गामा में एक्चुअली कोई न्यूक्लियस ब्रेक नहीं होता है। इन रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना कौन कौन सा डीके होगा, अल्फा डीके, और कौन सा बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, और एक का नाम है के कैप्चर, पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड देयर इज ऑल्सो गामा इमिशन, एंड देयर इज ऑल्सो गामा इमिशन ड्यू टू, बोलिए आगे का लाइन, ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक्साइटेड एनर्जी लेवल में रहता है, तो जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है, ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक सबको समझ में आ गया एवरीवन, ऑनलाइन के स्टूडेंट? चलिए अल्फा पार्टिकल का मोटा मोटी स्पीड होता है, अच्छा अल्फा पार्टिकल किसको नाम दिया गया है, हीलियम का न्यूक्लियस को। देखिए न्यूक्लियस ऑफ नॉर्मल हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ नॉर्मल हीलियम एटम, दिस इज अल्फा पार्टिकल, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में कितना पार्टिकल रहेगा भाई, 4 पार्टिकल, बोलिए, आइए आइए, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, करेक्ट है ना। इन न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। और रेडियो एक्टिविटी, यहाँ देखा सुनिएगा, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में अल्फा पार्टिकल का स्पीड, अब क्यों स्पीड होगा बाद में देख लेंगे, ठीक है, बट स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, नीट के बच्चे जितना यहाँ पे बात कर लूँगा उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, और यहाँ पे जितना क्वेश्चन का लेवल लेंगे उतना से ही यहाँ पर काम चल भी जाएगा। आप तो जेई मेन के हैं, C/10 इसके बराबर रहता है। और बीटा में दोनों बीटा प्लस
बीटा माइनस। इस पे एक केबीसी में क्वेश्चन आया था, एक ऐसा साइंटिस्ट का नाम बताइए जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने डिस्कवरी के लिए ही उनका डेथ हो गया। रेडियो एक्टिविटी नहीं, मतलब इनका खुद का डिस्कवरी ये था, बट अगर रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में होगा तो उसका रेज से बहुत ज़्यादा हार्म होगा। तो बीटा प्लस और बीटा माइनस, इसका स्पीड ऑलमोस्ट कितना रहता है? ऑलमोस्ट 0.9 के बराबर। तो बोलिए किसका पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा भाई? स्पीड ज़्यादा है, राइट। और गामा का कितना स्पीड रहेगा? सर ये तो लाइट ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो फोटोन है। स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, करेक्ट। सी के बराबर रहेगा। हो गया ना? चलिए आज का क्लास हम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखिए हेवी पार्टिकल like neutron and proton are called baryon. Heavy particle like neutron and proton are called baryon. किस टाइप ऑफ पार्टिकल को बेरियन बोलेंगे? हेवी पार्टिकल। और ऑब्जेक्टिव ऐसे आ सकता है, बेरियंस आर इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल और स्पिन हाफ पार्टिकल। तो बेरियंस क्या है? स्पिन हाफ पार्टिकल। तो सर स्पिन हाफ तो हम लोग जानते थे इलेक्ट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को भी हम लोग बोलते हैं स्पिन हाफ पार्टिकल। स्पिन हाफ पार्टिकल समझ रहे हैं ना, जो हम लोग वहाँ पे देखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इन सबको क्या बोलेंगे? स्पिन हाफ पार्टिकल। और मान लेते हैं कि अगर बोल दिया जाए, ध्यान से सुनना है, अगर बोल दिया गया कि रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना में बेरियन नंबर का कंजर्वेशन होता है। क्या होता है? बेरियन नंबर कंजर्वेशन। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना। तो एरो के लेफ्ट में, एरो के अगर मान लो उसको एक इक्वेशन से दिखाया जाए, ऑनलाइन के सारे बच्चे सुन पा रहे हैं? तो एरो के लेफ्ट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा और एरो के राइट में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, सब मिलाकर वो कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं बेरियन नंबर कंजर्वेशन। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना का इस क्वेश्चन लिखने में हेल्प होगा। एक बार लिख लीजिए, इन रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना बेरियन नंबर्स आर कंजर्व्ड। इन रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना बेरियन नंबर्स आर कंजर्व्ड। बेरियन नंबर्स आर कंजर्व्ड मतलब नंबर लिख लीजिए तोड़कर, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, sum of number of protons and neutron before radioactivity phenomena must be equal to sum of number of proton and neutron after radioactivity phenomena. चलिए तो इसमें ऐसे आ सकता है एवरीवन, इन रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना विच नंबर आर कंजर्व्ड।
एक रहेगा ऑप्शन बेरियन, एक रहेगा लेप्टॉन, एक रहेगा बोसोन। जब तक हम लोग नहीं जानेंगे सबका मीनिंग तब छूट जा सकता है, राइट। लेप्टॉन, लाइट, ए लाइट पार्टिकल। तो लाइट पार्टिकल में हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं बीटा प्लस एंड, अब बीटा प्लस और बीटा प्लस क्या है, एग्जैक्टली इसका इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर इसका मास होता है, और चार्ज प्रोटॉन के बराबर, करेक्ट। अब ये नहीं बोलते हैं कि इस प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल हो गया। एंटी पार्टिकल का मतलब होता है कि बिल्कुल मास भी सेम होना पड़ेगा, बट प्रोटॉन का चार्ज के बराबर सिर्फ हुआ है, मास के बराबर नहीं हुआ, इसलिए इसका एंटी पार्टिकल ये है, तो यह है ई प्लस और ये क्या है ई माइनस। तो लेप्टॉन है लाइट पार्टिकल एंड स्पिन हाफ पार्टिकल, लाइट पार्टिकल एंड लाइट बोल रहे हैं ड्यू टू मास, ड्यू टू मास। मेसॉन, ए पार्टिकल विथ इंटरमीडिएट मास, ए पार्टिकल विथ इंटरमीडिएट मास। इंटरमीडिएट मास का मतलब है कि लाइट पार्टिकल और हेवी पार्टिकल के बीच का मास, लाइट पार्टिकल और हेवी पार्टिकल के। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, पढ़िए, पायोन। अब पायोन 3 टाइप का होता है, नीट में खासकर अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जल्दी आ जाता है, उसके लिए कम से याद कर लीजिए। ये न्यूट्रल हो गया पायोन, न्यूट्रल मेसॉन, पॉजिटिव चार्ज मेसॉन एंड नेगेटिव चार्ज। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे बोर मॉडल में, जिसका मास 208 टाइम्स 208 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो उसका क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन का तो होता है 1836 ना टाइम्स ना, तो उसके बीच का है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट। और ऑल दीज मेसॉन पायोन आर इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल, स्पिन हाफ नहीं, लिखिए तो, दीज आर इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल, दीज आर इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल। इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, फर्मियन, ऑल स्पिन हाफ पार्टिकल आर कॉल्ड फर्मियन। All spin half particles are called fermion. Boson, all integral spin particle are called boson. बस इतना लिख लीजिए, एक जनरल इंफॉर्मेशन। क्या बोले, ऑल इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स, ऑल इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल। चलिए बोलिए, व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? मूल को उसने बताए थे ना, मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1 mE लिख सकते हैं। हाउ मच, 1/Na ग्राम, नहीं कितना था, 1.667 26231। एक मिनट रुकिए, जिस चीज़ का अब आप काम कर रहे हैं उसको, अच्छा सर ये तो इतना का ही तो डिफरेंस है, इतना का ही तो डिफरेंस है, तो वहाँ तक बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन मान सकते हैं। बट यहाँ पे देखिएगा, न्यूट्रॉन, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749286 × 10⁻⁴
तो यहाँ तक आते हुए हम लोग बोल देते हैं ऑलमोस्ट इक्वल है, करेक्ट है ना। बट एक्चुअल में जब इसका एनर्जी किससे एम सी स्क्वायर, बोलिए एम इंटू सी स्क्वायर करेंगे, और तो जो इनर वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, करेक्ट। दैट्स वाई मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में किसका मास स्लाइटली ज़्यादा है? मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ प्रोटॉन। लिख लीजिए। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स तक हम लोग इक्वल कर सकते हैं, बट यहाँ पे जहाँ पे बहुत डी एनर्जी का बात रहेगा तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इस बात का कंसिडरेशन करेंगे। चलिए, अब आपको आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, याद है ना। चलिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये हालांकि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा ही देते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, इस पर भी क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है। एक कितना रहता है साइज ऑफ न्यूक्लियस का? R इक्वल टू आर नॉट, ए के पावर कितना फार्मूला है? 1/3। इसको रट लीजिएगा, जहाँ पे आर नॉट का वैल्यू दिया रहेगा, फिर रटिए 1 पॉइंट, ये है साइज ऑफ न्यूक्लियस। और साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब उसका रेडियस बता रहा हूँ, राइट। तो R इक्वल टू आर नॉट, ए के पावर 1/3, वेयर एज व्हाट? मास नंबर। ये भूल गए क्या आप लोग? 1.1 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, और 10 टू द पावर -15 को क्या बोलते हैं? फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10 टू पावर -15। डेंसिटी निकालिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या लिखते हैं? डेंसिटी वगैरह, डेंसिटी इन सब चीज़ों के लिए, डेंसिटी का मतलब मोटा मोटी एक फिजिकल केमिस्ट्री जैसा बात कर रहे हैं। तो वहाँ तक के लिए टू मास ऑफ न्यूक्लियस और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, सही है, करेक्ट। और मान लेते हैं कि मेरा जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर Z है। मेरा कोई एक न्यूक्लियस है जो कि ऐसा है, करेक्ट। तो इसमें कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है? सर Z प्रोटॉन है और A माइनस Z न्यूट्रॉन है। तो क्या हम लिख सकते हैं Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R⁴, करेक्ट है। क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? क्यों कैंसिल? मतलब एक्चुअल में जब यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, इन टाइप का कैलकुलेशन के लिए आप इसको ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग यही देखकर काम किए हैं, एटॉमिक वेट वगैरह निकालने के टाइम पे मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू व्हाट? ऑलमोस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो कितना हो जाएगा भाई? ए, अब mn बोले या दिस इक्वल टू ए मास ऑफ प्रोटॉन बोले, एक ही बात है। डिवाइड बाई 4/3 पाई
R0 a के पावर 1/3, सही है। तो देखिए, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या मिला, बोलिए, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 4/3 पाई R0 का क्यूब। यहाँ से क्या प्रूफ कर लिए। अब यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद क्या Z और A है, नहीं है। इसका मतलब है कि मोटा मोटी हर टाइप का न्यूक्लियस का डेंसिटी, चाहे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो या हीलियम का न्यूक्लियस हो या लिथियम का हो, हर टाइप के न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंक्लूड कर सकते हैं ना। देखिए, फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट डेंसिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियस आर सेम, डेंसिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियस आर सेम। व्हाट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, कैलकुलेट करके हेल्प बताइए तो। R0 का वैल्यू जस्ट लिखवाया हूँ। मुझे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एसआई सिस्टम में चाहिए, कितना, देखिए तो ऑलमोस्ट इतना है क्या, आंसर में ए दिया हुआ है। आपने आज सुबह क्लास क्यों नहीं किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, या पहले से किया हुआ है आपका क्रैश कोर्स में, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मिस मत कीजिए। अब एक मिनट, ये थोड़ा मोड़ा डेंसिटी है, सोचिए न्यूक्लियस कितना डेंस है, राइट। दिस इज द वजह कि देखते होंगे कि गोल्ड के फॉयल पे जब अल्फा स्कैटरिंग करवाया जाता है तो वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 1 लाख, ऐसा एक्सपेरिमेंटल में देखा गया है, जस्ट अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, वापस आ जाता है, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाता है फॉयल को, राइट। इसका मतलब वो किससे टकराया होगा, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस का डेंसिटी थोड़ा या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, वेरी डेंस। ये होना भी चाहिए। किसी भी एटम का सारा मास कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, करेक्ट। हो गया ना। चलिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन, calculate the electric potential energy of interaction due to electric repulsion between two nucleus of C12, two nucleus of C12 when they touch each other at the surface, when they touch each other at the surface. of C12, मतलब न्यूक्लियस किसका है, कार्बन 12 का है, ठीक है। when they touch each other at the surface, when they touch each other at the surface, सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा भारी हो जाएगा,
2 न्यूक्लियस है, राइट। करेक्ट है। तो यहां देखिए, इसको आप पॉइंट चार्ज पार्टिकल मान लीजिएगा। क्या मान लेना सही रहेगा? पॉइंट चार्ज पार्टिकल। तो इसका चार्ज क्यू है, तो इसका भी चार्ज क्या रहेगा? क्यू। और क्यू का वैल्यू कितना? 6 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटोन। कार्बन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटोन रहेगा? C12 में एटॉमिक नंबर 6 ना। तो यहाँ पे रिपल्सन किसके, एक मिनट, रिपल्सन किसके वजह से होगा? न्यूट्रॉन की वजह से या प्रोटोन की वजह से? तो सिर्फ किसका काउंट करना है? प्रोटोन का काउंट करना है। करेक्ट है ना। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन का क्यू बाई व्हाट? इसका रेडियस अगर r मानते हैं, r या 2r? 2r लिखेंगे ना। r एंड r बिकम्स व्हाट? 2r। 9 इंटू 10 टू द पावर कितना था? 9 था ना भाई इसका ऐसा सिस्टम में। इंटू 6 इंटू 10 टू माइनस कितना? 1.67 ना। 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -19। देखिए तो मैंने सही लिखा, Q इंटू क्यू का। और R क्या बोले? हाँ 1.67 ही तो है। और R का वैल्यू कहाँ से निकालिएगा? तो यहाँ देखना है। हाँ चार्ज कितना है प्रोटॉन का? कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का? -19। तो प्रोटॉन का भी तो वही चार्ज है। अरे भाई तो यही तो लिखा चार्ज। अच्छा ये मास से कंफ्यूज हो रहे हैं। मास का भी तो यही आता है ना, 1.6 से स्टार्ट होता है, बट चार्ज इतना ही होता है। ठीक है। और R कहाँ से, R कैसे निकलेगा? R इक्वल टू R0 12 का क्यूब रूट। नहीं, आप लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सिर्फ जानते हैं, इसका भी तो करना पड़ेगा। सर कैसे निकलेगा इसका? सर लॉग आप इसी दिन के पढ़ाए थे हम लोग को। ये दूसरी बात है कि हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, लेकिन आप पढ़ा तो दिए थे। लॉग बाई इक्वल टू सॉल्व करना रहेगा, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। लॉग 12 का वैल्यू तो निकल जाएगा, और फिर एंटी लॉग लेके बाई का वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा। आइडिया सिर्फ ले लीजिए। नहीं नहीं, ये तो यहाँ पर 2r रहेगा, बट r कहाँ से निकलेगा वो मैं बता रहा हूँ। r इस फार्मूला से निकलेगा, करेक्ट है ना। और r निकालने के टाइम पे विदाउट log 12 काम चलेगा। 12 का पावर 1/3, 8 के पावर 1/3 रहेगा तो आप निकाल लेते। बहुत आसान है। 2 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल 2, बट 12 में तो आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, किसका इससे हम लोग निकाल लेंगे? लॉग एंड एंटी लॉग। कैलकुलेशन घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का क्लास बिल्कुल बेसिक क्लास है भाई, इम्पोर्टेंट है। क्या होता है इसको, कौन सा मास बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक मास, करेक्ट।
जब पार्टिकल मोशन में है और इसको कौन सा मास, रेस्ट मास, याद रहेगा। यहां देखिए, तो एम नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, एम रूट ओवर 1 माइनस वी बाई सी का, करेक्ट है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। इफ v इक्वल टू सी, तो एम नॉट कितना, इसका मतलब एनी पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, देन उस पार्टिकल का रेस्ट मास मस्ट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल फोटोन, एग्जाम्पल क्या रहेगा, एक लाइन लिखिए, एनी पार्टिकल मूविंग विथ द स्पीड ऑफ लाइट, any particle moving with the speed of light, then rest mass of this particle must be equal to 0। एग्जाम्पल के तौर पे एक आप फोटोन का बोल सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव अगर आ जाएगा मेडिकल वाले बच्चे, फोटोन का रेस्ट मास, तो क्या बोलिएगा, लाइट का पार्टिकल है, लाइट के स्पीड से ही चलेगा, तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहां देखिए, ध्यान सुनिएगा, ये सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था नहीं आइंस्टाइन का, इक्वल टू व्हाट, mc²। यहाँ से क्या सीख रहे हैं, मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है। इसका मतलब है कि मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज व्हाट, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो E इक्वल टू mc², बातों को समझिए। इसका मतलब इस इक्वेशन को माइंड में रखकर अगर सोचा जाए कि इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ तक ले आया, तो मार्कर का मास बढ़ा या नहीं बढ़ा, सर यहाँ से यहाँ आपने लाया तो आपने वर्क किया, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ गया, राइट, तो एनर्जी बढ़ गया, तो अगर इसको एनर्जी बढ़ गया तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मास, तो इसका सेम अमाउंट से मास बढ़ जाएगा। अभी बोल रहे हैं ना, क्या है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्या है भाई, मास ही एनर्जी है, एनर्जी ही मास है, तो मास इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे m क्या लेंगे, तो यहाँ पे m जान लिया जाता है उसका एक्चुअल मास, मतलब रिलेटिविस्टिक मास। लेकिन जो पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में, अगर रेस्ट में ही है, तो उस टाइम पे बोलेंगे उसका रेस्ट मास एनर्जी, क्या बोलेंगे, फाइंड आउट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड आउट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेस्ट मास एनर्जी का मतलब जब यहाँ देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास आप जानते हैं कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी है। जब इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में या रेस्ट में, रेस्ट में है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू व्हाट, c²। कैलकुलेट कीजिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 3 इंटू 10⁸ ना, किस में होगा, जूल में। और इस 1 जूल इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है,
ये तो सही है, पढ़े तो थे मूल मॉड्यूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, बोलते ही नहीं है, सबसे बड़ा समस्या ये है, मेन टाइम पे चुप हो जाते हैं। दिस इक्वल टू इतना जूल, तो 1 इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से कन्वर्ट कर। नहीं, यहाँ तक सही लिखा हुआ है, पूरा कैलकुलेट करके बोल रहे हैं आप लोग? अच्छा, डिवाइड करके, ओके। बोलिए बोलिए बोलिए, तो बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हो सकता है मैं भी कभी कभी होता है कि मुझे अपना मिस्टेक समझ में नहीं आता है। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब लिखा हो तो सही है ना अभी? चलिए इसको पूरा कैलकुलेट कर कीजिए, और कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू बताइए। ऐसे भाई मेरा रटा हुआ है, और आज के बाद आपको भी रटवा देंगे। कितना? 4 थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ फिर भी बोलिए आगे। इंटू 10 टू द पावर 4 हाँ सही तो बोल रहे हैं, 4.8, इसका मतलब 0.48 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट ये बहुत, यहाँ देखिएगा, ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, और पक्का आएगा ही आएगा एग्जाम में। इसका एप्लीकेशन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस वगैरह यहाँ से ही निकालना स्टार्ट कीजिएगा। इसका रेस्ट मास एनर्जी होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे आप 1242 रटे हुए हैं ना, वैसा ही आज के बाद इसको भी रट जाना है, शॉर्ट नोट्स में रख लेना है, ये तो आपको भी याद होना चाहिए। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये समझ में आ गया ना कैसा कैलकुलेट किया है? तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको रट जाइएगा, बॉक्स में कर लीजिए। बट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कीजिए। रेस्ट मास तो रेस्ट मास एनर्जी यहाँ देखिए, इसको चाहते तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी ले सकते थे, बोलिए कैसे? इसका लिख सकते हैं 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1836 इंटू मास ऑफ व्हाट, इसका मतलब जिसमें 1836 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही आएगा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन के साथ। तो इसका रेस्ट मास एनर्जी निकालिएगा तो कितना आएगा? $931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा एवरीवन? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट है? ये मास ऑफ प्रोटॉन इंटू C² है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का भी रेस्ट मास एनर्जी ऑलमोस्ट मोटा मोटी सेम, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। यहाँ बोलिए तो, ओह मेगा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, V² गलती से लिखा गया था। यहाँ देखिए, इसको हम लोग 1 AMU इंटू C² पढ़ सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि सर मास ऑफ प्रोटॉन तो 1 AMU के बराबर ही होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर AMU बोल सकते हैं। जैसे आपने पूछा ना सेब एप्पल का दाम, तो 250 रुपीज़ 1 kg का, तो हम लोग बोल सकते हैं ना 250 पर kg।
वैसे ही ये 1 mu का है, तो इसको पढ़ सकते हैं ऐसे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एम यू। एक कैलकुलेशन में हम लोग को आगे काम में आएगा। इसको बॉक्स में कर लीजिए। यहाँ तो समझ में आ गया। तो किसका किसका आप रेस्ट मास एनर्जी आज के बाद रट गए हैं। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 931 ऑलमोस्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूट्रॉन को भी ऑलमोस्ट। इसका मतलब है कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमयू। इसको हटाए, हो गया ना। यहाँ देखिए भाई बहुत काम का है। अच्छा अभी लग रहा होगा इसको मजाक में ले रहे होंगे, बट बिना इसका अल्फा डीके और बीटा प्लस और बीटा माइनस ऊपर ऊपर चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर फोटो इलेक्ट्रिक से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोर मोड से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स में उसी से रहता है, बट बाकी चैप्टर के रेस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछने का स्कोप बहुत है, कि पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स ही है। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आइंस्टाइन का एक इक्वेशन E इक्वल टू व्हाट mc², जहाँ पे m क्या है रिलेटिविस्टिक मास, रेस्ट मास है रिलेटिविस्टिक मास। अब मास, अब उस केस में मास अगर रेस्ट में है तो कोई बात ही नहीं है। अगर पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट में ही है तो v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसके उस टाइम पे m इक्वल टू क्या हो जाएगा m0। और आइंस्टाइन का एक और इक्वेशन है E इक्वल, यही यहाँ का ही यहाँ का ही E² इक्वल टू m0² c⁴ p² c²। यहाँ देखिए ये दोनों इक्वेशन है। अभी आपका ये लुकआउट नहीं है कि हाँ सर ये कहाँ से आ गया, तो वहाँ छोड़ दीजिए। अगर m0 का वैल्यू 0 और किसका रेस्ट मास 0 होता है, वैसा फोटो नहीं, वैसा पार्टिकल जिसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, राइट। तो उस टाइम पे टर्म क्या हो जाएगा, तो E² इक्वल टू पी सी, वेयर P इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, P द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, तो E² इक्वल टू P² C² था E इक्वल टू P इंटू सी, तो P इक्वल टू व्हाट E/c, P इक्वल टू E/c। तो इस पर बाद में आते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे प्रूफ करके बताइए, या इस इक्वेशन का हेल्प से आप प्रूफ करके बताइए कि ए वैल्यू, राइट, मतलब ये पूरा वैल्यू इसके बराबर है, ये प्रूफ कीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिस इक्वल, ये यहाँ का ई यहाँ पे है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। तो आपको प्रूफ करना है कि यहाँ से चलिए और यहाँ तक आइए, देखिए तो सही है। यहाँ से चलकर कहाँ तक आना है, यहाँ तक। हो पाएगा सर? कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, ट्राई करेंगे, मैं सॉल्व करूँ। सही है एवरीवन? इतना लिख सकते हैं, राइट?
क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? सर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट, दोनों टर्म में। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सी स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा भाई? भी स्क्वायर सी स्क्वायर। सही है एलसीएम लेने के बाद? सही है ना? चलिए एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4, सी स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। आप लोग समझ पाए? मैंने एलसीएम क्या ले लिया था? सी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एलसीएम सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर ले लिया, राइट। क्या कैंसिल हो जाएगा? एम नॉट स्क्वायर सी के पावर 4 सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहाँ पे से? यहाँ पे दिस वन, एम नॉट स्क्वायर सी एस और कॉमन ले लिया। यहाँ देखिए, हाँ ठीक, मैं समझ गया आपको बात को। ये वाला सी स्क्वायर गया है, ये वाला सी स्क्वायर ऊपर लेके गया हूँ, ये एलसीएम हो गया ना। ये तो एलसीएम सी स्क्वायर ये वाला कॉमन लिया था ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बच गया? सी स्क्वायर। हाँ ना, कुछ बोलिए भाई, क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे तो एलसीएम लिया है, तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर को ऊपर भेज सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब वापस फिर से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और उसके बाद भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया। अब कितना बचा? तब ले देकर ये बचा है एम नॉट स्क्वायर सी के बाद 4 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए और एम इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? इसको इतना लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। इतना आसान था, पूछिए मत। सही है? अब तो सही है। सी के पावर 4, ए वैल्यू देखिए ध्यान से, देख रहे हैं? इसको क्या हम लोग इस मिडिल ब्रैकेट को ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ तक दिखता है आप लोग को ऑनलाइन का स्टूडेंट? तो इस वैल्यू को क्या हम लोग एम स्क्वायर बोल सकते हैं, इस मिडिल ब्रैकेट को? यही तो प्रूव करना था, राइट? यही प्रूव करना था ना, क्योंकि यहाँ से ए आ गया, और ये किसके बदले आया? ई स्क्वायर के बदले ना। किसके बदले आ गया? ई स्क्वायर के बदले। तो इक्वल टू क्या रहेगा? एम सी स्क्वायर। तो ए फार्मूला और ए फार्मूला डिफरेंट फार्मूला था या सेम फार्मूला था? सेम फार्मूला है, करेक्ट है। तो ये भी रखना है शॉर्ट नोट्स में, इस फार्मूला को भी रखिए, इस फार्मूला को रखिए, करेक्ट। और इसका मैंने एडवांटेज मोमेंटम पे जो प्रॉब्लम लिया था मैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन का मोमेंटम पे जो प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे मैं इसका हेल्प लिया होगा थोड़ा सा,
और मैं बोला था कि इसका रेस्ट मास अगर 0 रहेगा तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इक्वल टू व्हाट, पी इंटू सी। तो यहाँ से खैर ये प्रूफ तो आपको आएगा नहीं, जस्ट कॉन्फिडेंस के लिए। अब यहाँ से ये बात बोल सकते हैं, इफ एम नॉट इक्वल टू 0 तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, देन ई इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से मोमेंटम इक्वल टू ई बाई सी भी कर सकते हैं। तो वैसा पार्टिकल जिसका रेस्ट मास 0 रहेगा उसका लीनियर मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी ऑफ पार्टिकल बाई सी भी कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ पार्टिकल बाई, सबका नहीं, जिसका रेस्ट मास 0 रहेगा। द पार्टिकल हुज रेस्ट मास 0 देन उसका एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन रहेगा पी इक्वल टू बाई, और यहाँ से ही आया था h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। ये फर्स्ट टाइम यहाँ से काम किया गया था, उसके बाद डीप ब्राउली का आया था। ठीक है, इसको हटाए। अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके। रेडियोएक्टिव डीके गिवन बाय ए लॉ, गिवन बाय होम, रदरफोर्ड एंड सॉडी। ये नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा और भर भर के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग, अरे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसका 50% तो पढ़ा चुके हैं, हाफ लाइफ नहीं पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर का, राइट। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है, रेडियो एक्टिव डीके कौन सा फिनोमेना है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, राइट। लिख लीजिए पॉइंट, रेडियो एक्टिव डीके इज द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, करेक्ट। देखिए भाई, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा जो बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग सबका सलामत का दुआ करते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कोई दो विलेज है, विलेज ए और विलेज बी, और यहाँ पे 1000 लोग हैं, यहाँ पे कितना है, 2000 हैं, और मोटा मोटी 1 ईयर का स्टैटिक्स लिया जा रहा है या 2 ईयर का, जो भी है, टाइम दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम रखते हैं, राइट। तो आपको या किसी को नहीं पता है कब कौन डीके कर जाएगा, सब लोग सही रहे हैं, बट नहीं पता है ना। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, क्या है, पॉसिबिलिटी। बट इतना पता है कि सर जहाँ का आबादी डेंस रहेगा वहाँ पे डीके करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, राइट। और जहाँ का आबादी पॉपुलेशन कम रहेगा वहाँ का डीके करने का प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगा, कम रहेगा, करेक्ट। ओके, इसका मतलब है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, करेक्ट। तो जो यहाँ पे मैं 1000 मेन लिखा हूँ,
यहाँ पे 2000 में एक जस्ट पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, उसी का आप न्यूक्लियस मान लीजिए। जैसे एक मैंने सैंपल लिया, राइट, इस सैंपल में 1000 न्यूक्लियस है, इस सैंपल में क्या है 2000 न्यूक्लियस है। तो किस सैंपल में, दोनों बोथ आर रेडियो एक्टिव, बोथ आर, और दोनों का सेम सैंपल है, अगर यूरेनियम है तो ये भी यूरेनियम ही है, तो दोनों का रेट कांस्टेंट भी सेम रहेगा, डीके कांस्टेंट भी क्या रहेगा, तो कहाँ पे रेट डीके का ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ का ज़्यादा होना चाहिए। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट एट, मैं लिखवा दूंगा, इस समझ में आ गया है। तो लिखिए एक लाइन, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके is directly proportional to what n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, एटम नहीं, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। चलिए, तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इक्वल टू क्या हम लोग बोल सकते हैं, लैम्डा इंटू एन, लैम्डा इंटू एन, जहाँ पे लैम्डा क्या रहेगा भाई, डीके कांस्टेंट, वहाँ पे क्या बोलते थे, रेट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डीके कांस्टेंट। आपको केमिकल काइनेटिक्स नहीं पता है कि यहाँ पे ऐसे लिखते थे, रेट ऑफ रिएक्शन, और उसी रेट ऑफ रिएक्शन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बोल रहे हैं, करेक्ट है ना। यहाँ पे था कॉन्सेंट्रेशन एट दैट मोमेंट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, जहाँ पे लैम्डा क्या है, जस्ट लाइक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डीके विच इज नोन एज व्हाट, डीके कांस्टेंट। अब एक मिनट, यहाँ देखिएगा भाई, मान लेते हैं 20 न्यूक्लियस है, कितना है 20 न्यूक्लियस, और कुछ देर के बाद पता चला कि यहाँ से जो मेरा 20 न्यूक्लियस है उसमें अब 15 न्यूक्लियस ही बचा, कितना बचा, 15 न्यूक्लियस, और इसमें लग गया टाइम डेल्टा टी, कितना लग गया, तो इसमें से कितना डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, डीके का मतलब और डिसइंटीग्रेट एक ही बात है ना, राइट। तो कितना न्यूक्लियस यहाँ पे पर यूनिट टाइम, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट पर यूनिट टाइम, बोले 5 बाई डेल्टा टी, व्हाट द प्रॉब्लम, 20 था भाई, 15 बच गया, तो 5 कहाँ गया, टूट गया, डीके हो गया उसका, राइट। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इक्वल टू व्हाट, 5 बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, 5 बाई क्या बोल रहे हैं, डेल्टा टी। तो इसका मतलब है कि डिसइंटीग्रेशन का मतलब डिक्रीमेंट भी मानिए, राइट। तो नहीं था सर 20 माइनस 15 बाई डेल्टा टी कर दीजिए, 15 माइनस 20 बाई डेल्टा टी करें या 20 माइनस 15 बाई डेल्टा टी करें, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे dn बाई डी टी, ध्यान सुनिएगा, dn बाई डी टी, इसको क्या पढ़िएगा, चेंज ऑफ न्यूक्लियस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ न्यूक्लियस विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम, करेक्ट। तो इसमें अगर माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस लगाने से मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस, माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, करेक्ट।
तो इस केस में और यहाँ पे पहले एक इक्वेशन ऑलरेडी मेरे हाथ में, भाई आप लोग जानते हैं ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसमें डिफरेंशियल और रेट लॉ एक्सप्रेशन को मिलाए थे। ये जस्ट लाइक व्हाट, रेट लॉ एक्सप्रेशन, जस्ट लाइक रेट लॉ एक्सप्रेशन। इससे पहले क्या था, डिफरेंशियल रेट लॉ, दोनों को मर्ज करके इंटीग्रेटेड करते थे, उसी को करने का कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट है ना। तो यहाँ पे माइनस dn/dt, करेक्ट। तो ए वैल्यू और ए वैल्यू डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम ही रहेगा ना। इसको भी आप क्या पढ़ रहे हैं, रेडियो, ये लॉ बना था राइट। तो इसको लॉ में क्या बोला गया है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट पर यूनिट टाइम। और यहाँ भी जो देखे वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट डिसइंटीग्रेट पर यूनिट। पहले 20 था, 15 है, 5 टूट गया, कितना टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो 1 यूनिट टाइम में कितना टूटा, 5/ΔT। इसका मतलब इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई डेल्टा टी, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई, करेक्ट है। सबको समझ में आ गया? नहीं, इसमें अभी है बहुत सारा कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे ये वैल्यू, इस वैल्यू को भी आप, इस वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन को भी आप बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ, अभी लिखना नहीं है, अगला 5 मिनट तक। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। बट यहाँ भी इसको भी क्या बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। लेकिन क्या परमानेंट ऑल द टाइम इसे, इसमें और इसमें कौन सा रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के लिए ज़्यादा ऑथेंटिक है? क्या इस एक्सप्रेशन को ऑलवेज हम लोग ऑलवेज रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? देखिए आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं जस्ट ऐसे बोलता हूँ, चीज़ों को समझाना मुझे है राइट। तो एक्चुअल में दिस वैल्यू एक कभी कभी रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बराबर होगा और कभी कभी नहीं भी हो सकता है। लेकिन रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का ओरिजिनल फार्मूला ये है, करेक्ट। तो सर यहाँ पे तो मैच कर गया, यहाँ पे तो बिल्कुल सेट लग रहा है कि 20 से 15 हो गया राइट। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि पहले से 20 न्यूक्लियस है, क्या है, 20 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये ऐसा कंटेनर में रखा हुआ है जिसमें इस न्यूक्लियस का प्रोडक्शन भी हो रहा है। बात समझे? इस न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, इस केस में इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, सिर्फ डिके हो रहा है। बट ऐसा सिचुएशन जिसमें इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, अब प्रोडक्शन का रेट है 5 न्यूक्लियस, 5 डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब यहाँ पे 5 न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पर सेकेंड बन रहा है, करेक्ट। और 3 न्यूक्लियस पर सेकेंड टूट रहा है, करेक्ट। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कितना है, टूटने वाला को तो ही रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बोलेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है, कितना है, करेक्ट। और यहाँ पे बनने का रेट क्या है, तो इस केस में आप माइनस dn/dt, राइट, इस केस में माइनस dn/dt को क्या रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बोल सकते हैं? एक बार चेक कर लेते हैं। dn/dt क्या है भाई, चेंज ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट, इसको ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, चेंज ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में आया कितना, पहले कितना था 20 राइट, अब आया कितना 5, गया कितना 3, तो फाइनल कितना रहा 22। तो इनिशियल था 20, फाइनल कितना रहा 22। तो अब कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब कि इसका वैल्यू माइनस dn/dt का वैल्यू रहेगा यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पर सेकंड ना, 2 न्यूक्लियस। एक्चुअली इसका मीनिंग है चेंज ऑफ न्यूक्लियस पर सेकंड, dn/dt का मतलब क्या, चेंज ऑफ न्यूक्लियस, और उसमें अगर माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा -2 न्यूक्लियस पर सेकंड, करेक्ट। तो इस केस में टूटने का रेट तो 3 था, बट यहाँ पे वैल्यू माइनस dn/dt क्या हो गया -2, करेक्ट है ना। तो क्या इस केस में मैच किया, नहीं किया। यही डिफरेंस में यहाँ देखिएगा,
यही डिफरेंस मैं समझाना चाह रहा था, इससे मिस्टेक हो सकता था। इसका मतलब है कि माइनस dN/dt को हम लोग रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। कहाँ पे बोल सकते हैं और कहाँ पे नहीं बोल सकते हैं? वैसा सिचुएशन जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का, सिर्फ क्या हो रहा है, डिस एग्जाम्पल ले लिया, उससे सिर्फ टूट रहा है, तो उस केस में ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों मैच कर जाएगा। लेकिन वैसा सिचुएशन जहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है, तब वहाँ पे dN/dt या माइनस dN/dt कुछ और मीनिंग रखेगा, और वो मीनिंग रखेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट सेकेंड पर यूनिट टाइम, और रेट ऑफ रेडियो डीके कुछ और मीनिंग रखेगा, राइट। दोनों का मीनिंग अब वहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, अब वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगा, करेक्ट। दैट्स वाई रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, जिसको आगे चलकर एक्टिविटी भी बोल देंगे, क्या बोलेंगे, एक्टिविटी, उसके लिए ओरिजिनल फार्मूला कौन सा है जहाँ से मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा, लैम्डा इंटू एन। समझे क्या नहीं समझे मेरे बात को? समझ में आया? तो इसको दो केस अलग अलग करके पढ़ लेंगे, समझ रहे बात को? करेक्ट है ना? चलिए इसलिए मेरा रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, जिसका नाम क्या रहेगा, एक्टिविटी, क्या होगा, एक्टिविटी। बहुत समझा के पढ़ाना पड़ेगा भाई। लिखिए, एक्टिविटी इज डिफाइंड एज rate of radioactive decay of nucleus activity is defined as rate of radioactive decay of nucleus अब लिखिए, अब इसमें केस फर्स्ट, if a radioactive substance changes only due to decay, if a radioactive substance changes मतलब उसका नंबर न्यूक्लियस का, राइट, changes only due to decay, इसका मतलब there is no production, only disintegration, then activity also becomes equal to, activity का मतलब rate of radioactive decay, then activity also becomes equal to करेक्ट है ना? इसका मतलब वैसा सिचुएशन जहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, सैंपल लिए हैं उसका, लेकिन फर्दर प्रोडक्शन नहीं है, बस एक सैंपल लेके छोड़ दिए, वहां से सिर्फ क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन। तो उस केस के लिए, उस सैंपल के लिए एक्टिविटी का ए वैल्यू और एक्टिविटी यहाँ से डिफरेंट मिलेगा या सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, करेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव हो गया है आपका, ठीक है। सेकेंड केस लिखिए, द सिचुएशन वेयर production as well as the situation where production as well as disintegration both are occurring, the situation where production as well as disintegration of radioactive sample both are happening या both are occurring, then activity तब वहाँ पे, एक मिनट, तब वहाँ पे हम लोग एक्टिविटी के लिए ये नहीं काउंट करेंगे, करेक्ट है ना। देन एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए ये नहीं सोचना है, चांस की बात है, कभी अगर इक्वल हो भी गया वो अलग बात है,
बट फिर भी हम लोग इसको लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, करेक्ट। तो उस टाइम पे एक्टिविटी के लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू एन। तो ले देकर एक्टिविटी के लिए ओरिजिनल फार्मूला कौन रहा, लैम्डा इंटू एन, करेक्ट। अब केस फर्स्ट में डील कर रहा हूं। इफ ओनली केस फर्स्ट में क्या लिखे थे स्टूडेंट, मतलब इफ ओनली रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आर अकरिंग देयर इज नो प्रोडक्शन। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग एन नॉट टी इक्वल टू 0 पे कितना ले लिए हैं, मेरा कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ देखिए जिसका क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। अब कौन सा डीके हो रहा है, ये बात कौन सा डीके के लिए बोल रहे हैं, अल्फा डीके, बीटा प्लस बीटा माइनस, किसी के लिए भी, किसी का डीके हो रहा है, मुझे नहीं मतलब है, पता है, मतलब तो है लेकिन पता नहीं है अभी, तो 4 टाइप का डीके है, करेक्ट। टी इक्वल, बट यहाँ पे इसका फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, यही मेरा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जेड एंड ए, बट इसका टी इक्वल टू 0 पे एक बार बना कर रख दिया गया कि यहाँ पे मेरे पास एन नॉट है, कितना है, एन नॉट है। तो टी इक्वल टू टी पे मान लेते हैं कि एन है, टी एट एनी टाइम टी, बट इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, एक बार लोग बना के छोड़ दिए हैं और यहाँ से सिर्फ क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन। तो उस टाइम पे करेक्ट है, तो उस टाइम पे क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, है ना। इस केस के लिए आप लिख सकते हैं, और नीट वाले बच्चे मोस्टली इसी केस के लिए क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो माइनस डी एन बाई एन, तो डी एन बाई एन क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा डी टी, करेक्ट है ना। और अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग, डिट्टो फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा ही था, करेक्ट है ना, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर ही चल रहा है, करेक्ट। वहाँ पे क्या करते थे, सी नोट लेकर छोड़ दिए, दोबारा बढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एन नोट बनाकर छोड़ दिया गया है, करेक्ट। इंटीग्रेट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक, एन नोट से एन और 0 से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एल एन हाउ मच, एन माइनस एन बाई एन नोट डायरेक्ट कर दे, एन बाई एन नॉट इक्वल टू व्हाट, लैम्डा टी। तो एन बाई एन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। देन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, c इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू एन नॉट ई टू माइनस लैम्डा इंटू टी है। इसका मतलब है कि n का वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। इस केस में n का वैल्यू कैसे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, ये इक्वल टू क्या था, लैम्डा इंटू एन, और एन इक्वल टू व्हाट, सही है। और इसको क्या बोलेंगे, तो सर इसको ए नोट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एक्ट। यहाँ देखिए, इसलिए बोलते रहते हैं कि एकदम ध्यान से देखिएगा,
इसका खासियत क्या था सर? ये ऐसा रेट लॉ एक्सप्रेशन था जो किसी भी टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा था। तो t इक्वल टू 0 के लिए आर नॉट, तो बात करेंगे जीरो टाइम का इसे मिलता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे सी नॉट, टी नॉट पे क्या, तो यहाँ पे जो आर नॉट है वही तो ए नॉट यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे जो एक्टिविटी रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लैम्डा इंटू एन नॉट, लैम्डा इंटू एन नॉट। तो क्या इसको हम लोग ए नॉट नाम दे दें? करेक्ट है। तो एक्टिविटी वर्सेस टाइम का इस सिचुएशन के लिए भी ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा ही रहेगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा वन बाई ई का वैल्यू तो हम लोग कैपेसिटर में रटे हुए हैं ना। 1 बाई ई का वैल्यू कितना होता है? 0.37, 0. और 1 माइनस 1 बाई का वैल्यू 0.67 ना, 0. बहुत फेमस वैल्यू था। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास था, क्लास स्टार्ट ही हो गया है एक्चुअली। ओके एवरीवन, यहाँ से नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।